नमस्कार। जीएसटी अब आप देखिए भारतीय बिजनेस का एक हिस्सा बन चुका है। हाँ बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो चीजों और सर्विसेज की कंजम्पशन पर लगता है। लेकिन आज हम जिन नोट्स को देख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि 2017 में जो जीएसटी आया था और आज जो जीएसटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसका सफर एक कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा रहा है। ब्लॉकबस्टर मूवी, हाँ। 2017 में जब ये लॉन्च हुआ तो हीरो की तरह इसकी एंट्री हुई, पर जल्द ही पता चला कि सिस्टम में कई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मुश्किलें हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा इसी कहानी के सीक्वल के बारे में है, जिसे इन नोट्स में जीएसटी 2.0 कहा गया है। अच्छा, जीएसटी 2.0। हाँ, ये वो कहानी है जहां सिस्टम ने अपनी शुरुआती मुश्किलों से सीखा और एक ज्यादा सरल, ज्यादा प्रैक्टिकल रूप में सामने आया। हमारा मकसद इन स्टडी नोट से ये समझना है कि ये बदलाव क्यों हुए, कैसे हुए और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा। एग्जैक्टली, कारोबारियों और आम लोगों दोनों पर। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये याद कर लेते हैं कि जीएसटी का सबसे बड़ा वादा क्या था। हाँ, इसका मूल मकसद था कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स पे टैक्स को खत्म करना। एग्जैक्टली। पुराने सिस्टम में मान लीजिए एक चीज फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर तक गई तो उस पर टैक्स लगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक गए तो पहले लगे हुए टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग जाता था। सही। जीएसटी ने इसे बदला। अब हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन, यानी जितनी कीमत बढ़ी है सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। और ये कोर प्रिंसिपल आज भी वही है। हाँ, प्रिंसिपल वही है, लेकिन इस प्रिंसिपल को लागू करने का जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। सही बात है। और ये सफर काफी लंबा रहा है। नोट से बताया गया है कि इसकी नींव तो साल 2000 में रख दी गई थी। हाँ, जब इसे डिजाइन करने के लिए एक कमेटी बनी थी। और फिर लगभग 17 साल की पॉलिटिकल डिबेट्स और तैयारियों के बाद 2016 में आया 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इसने केंद्र और राज्यों को एक ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने की शक्ति दी। और फिर 1 जुलाई 2017 को भारत ने ड्यूअल जीएसटी मॉडल अपना लिया। 2017 के बाद भी सिस्टम में लगातार बदलाव होते रहे। जैसे 2018 में मुझे याद है ई-वे बिल आया। हाँ, जिससे सामान की ट्रैकिंग आसान हुई। फिर 2020 में ई-इनवॉइसिंग की शुरुआत हुई। ये सब कंप्लायंस को डिजिटल और आसान बनाने के लिए था। ये सब जरूरी सुधार थे, लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो आया 22 सितंबर 2025 को। इन नोट्स में इसी तारीख को जीएसटी 2.0 की शुरुआत कहा गया है। इसी दिन जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, तो यहीं पर जीएसटी काउंसिल की भूमिका आती है। ये नाम हम सुनते तो बहुत हैं, पर असल में ये है क्या और इसमें इतनी ताकत क्यों है? जीएसटी काउंसिल इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं दिमाग है। ये एक फेडरल बॉडी है। इसमें केंद्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर। हाँ, मिलकर जीएसटी से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला लेती हैं। और ये सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी नहीं है, इसके फैसले केंद्र और राज्यों दोनों पर लगभग बाइंडिंग होते हैं। अच्छा। संविधान के आर्टिकल 279A के तहत इसे बनाया गया था। और इसमें कौन कौन होता है? फैसले लेने वाली टेबल पे बैठता कौन है? इसे हेड करती हैं देश की वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके। उनके साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर्स सदस्य होते हैं। तो ये एक तरह से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का आर्थिक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। इन नोट्स में वोटिंग मैथ का जिक्र है जो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के वोटों का वेटेज सिर्फ 1/3 यानी 33.3% है। मुझे तो हमेशा लगता था कि केंद्र का दबदबा होता होगा। यही इस काउंसिल की सबसे खास बात है। केंद्र का वेटेज 1/3 है और सभी राज्यों के वोटों का कुल वेटेज है 2/3, 66.7%। हाँ, और कोई भी फैसला पास करने के लिए 75% यानी 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। वेट अ सेकंड, इसका मतलब तो ये हुआ कि ना तो केंद्र अकेले कोई फैसला ले सकता है, क्योंकि उसे 75% के लिए राज्यों का साथ चाहिए। हाँ, और नहीं सारे राज्य मिलकर केंद्र के बिना कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 66.7% वोट हैं। बिल्कुल नहीं। इट्स अ बिल्ट इन वीटो पावर फॉर बोथ साइड्स। एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। ये एक तरह का फाइनेंशियल ट्रस्ट एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा फैसला जैसे टैक्स रेट बदलना बिना व्यापक सहमति के नहीं हो सकता। यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठकें इतनी लंबी और बहस वाली होती हैं। हाँ, हर राज्य अपने हितों की रक्षा कर रहा होता है। बिल्कुल।
और केंद्र को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। टैक्स रेट से लेकर किसे छूट देनी है, किसे रजिस्ट्रेशन कराना है, सब कुछ यहीं तय होता है। चलिए अब उस बड़े बदलाव पर आते हैं जो 22 सितंबर 2025 को इसी काउंसिल ने किया। जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा हाईलाइट है नया रेट स्ट्रक्चर। ये क्या है? तो काउंसिल ने क्या किया कि जो पुराना 4-tier स्ट्रक्चर था ना, हाँ, 5%, 12%, 18% वाला, हाँ 18% और 28% भी, उसे खत्म कर दिया। वो बहुत मतलब कंफ्यूजिंग था। अब एक नया ज्यादा सरल 3-tier स्ट्रक्चर है। और ये 3 टियर्स कौन कौन से हैं? पहला है मेरिट रेट यानी 5%। इसमें जरूरी चीजें हैं जैसे दवाइयाँ, पैक्ड फूड, खाद। ओके। और खास बात यह है कि पुरानी 12% स्लैब की कई चीजें जैसे बटर, घी, मोबाइल फोन अब इसमें आ गई हैं। अच्छा, तो मोबाइल फोन भी अब 5% में है? हाँ, मकसद साफ है, आम जरूरत की चीजों पर टैक्स का बोझ कम करना। और दूसरा, वो शायद ज्यादातर चीजों पर लागू होता होगा। हाँ, वो है स्टैंडर्ड रेट 18%। और ये सबसे बड़ा बदलाव है। कैसे? पहले जो 28% की स्लैब थी वो एक तरह से लग्जरी मानी जाती थी। हाँ, जिसमें टीवी, एसी, सीमेंट, छोटी कारें थीं। बिल्कुल। अब इन्हें 18% पर लाना ये दिखाता है कि सरकार अब इन चीजों को आम जरूरत मान रही है, लग्जरी नहीं। ये तो एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ चीजों को सस्ता नहीं कर रहा, बल्कि भारत के मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को फॉर्मल इकोनॉमी में रिकॉग्नाइज कर रहा है। सरल तो है, लेकिन एक तीसरा रेट भी है जो 40% का डीमेरिट रेट है। 28% से सीधे 40%। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। क्या इससे कुछ इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये डीमेरिट रेट 40% सिर्फ चुनी हुई चीजों के लिए है, जिन्हें सिन गुड्स भी कहते हैं। अच्छा, सिन गुड्स। हाँ, जैसे एरेटेड ड्रिंक्स, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग और लग्जरी गाड़ियां। इसके पीछे का तर्क डबल है। एक, इन चीजों के कंजम्पशन को डिस्करेज करना। और दूसरा ये कि यहाँ से जो ज्यादा रेवेन्यू आएगा वो 5% और 18% स्लैब से होने वाले रेवेन्यू लॉस की भरपाई करेगा। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। और कुछ चीजें तो अभी भी जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं, है ना? हाँ, दो मुख्य चीजें। एक तो इंसानों के इस्तेमाल के लिए शराब, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो तो संवैधानिक रूप से ही बाहर है। हाँ, उस पर राज्यों का अधिकार है और वो इस पर स्टेट एक्साइज और वीएटी लगाते हैं। और 5, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और नेचुरल गैस, ये अभी अस्थायी रूप से बाहर हैं। काउंसिल जब चाहे इन्हें जीएसटी में ला सकती है, पर अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इन नोट्स में एक और जरूरी अपडेट है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी 0% टैक्स। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था। हाँ, जिससे प्रीमियम महंगा हो जाता था। इसे हटाने का मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदें और देश में इसकी पहुंच बढ़े। ये एक सोशल सिक्योरिटी मेजर भी है। अब बात करते हैं कारोबारियों की। छोटे कारोबारियों और ऑनलाइन बेचने वालों के लिए क्या बदला है? यहाँ भी बड़े बदलाव हुए हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो सालाना टर्नओवर लिमिट है वो अब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 20 लाख और गुड सप्लाईज के लिए 40 लाख है। इससे तो बहुत से छोटे दुकानदारों और फ्रीलांसर्स को राहत मिली होगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जटिलताओं से राहत मिली है। एक मिनट, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ आप कह रही हैं कि 40 लाख तक के टर्नओवर पर छूट है, लेकिन पहले तो ई कॉमर्स वालों को इससे बाहर रखा गया था। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा था। अगर कोई अमेज़न पर एक किताब भी बेचता था तो उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ता था। इसके पीछे क्या तर्क था? ये तो छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ी रुकावट रही होगी। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी शिकायत थी। तर्क ये था कि ऑनलाइन बिक्री की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती, इसलिए उसे रेगुलेट करना जरूरी है। लेकिन इससे तो छोटे कारीगर, घर से काम करने वाली महिलाएं, हाँ, जो ऑनलाइन बेचना चाहती थीं, वो सिस्टम से बाहर हो गईं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सितंबर 2025 में ई कॉमर्स सिंप्लीफाइड स्कीम लाई गई। ये क्या स्कीम है? ये छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए एक गेम चेंजर है। इसके तहत अब वो छोटे वेंडर जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है, वो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर सामान बेच सकते हैं। अच्छा। बस एक शर्त है कि वो सिर्फ अपने राज्य के अंदर यानी इंट्रा स्टेट ही बेचे। तो उन्हें जीएसटीआई की जगह क्या मिलता है? उन्हें एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। इससे लाखों छोटे कारोबारियों के लिए
ई कॉमर्स के दरवाजे खुल गए हैं। एक और शब्द जो हम बार बार सुनते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए मैं एक शर्ट बनाता हूं, मैंने धागा और कपड़ा खरीदा जिस पर मैंने 10 रुपए GST दिया, फिर मैंने शर्ट बनाकर 150 रुपए में बेची जिस पर 18% के हिसाब से 27 रुपए GST बना। तो क्या मुझे सरकार को सिर्फ 17 रुपए यानी 27 माइनस 10 देने होंगे? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो 10 रुपए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अच्छा। ITC का कॉन्सेप्ट ही GST सिस्टम की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगे। लेकिन हाँ, इसे क्लेम करने की शर्तें अब काफी सख्त हो गई हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और दूसरी कि आपके सप्लायर ने वो टैक्स सरकार को जमा कर दिया हो। मतलब सब कुछ लिंक्ड है। हाँ, अब सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया है कि ITC सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस पर मिलता है जिनकी डिटेल्स आपके GSTR 2B फॉर्म में ऑटो पॉपुलेट होकर दिख रही हों। और अगर सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरी तो आपको ITC नहीं मिलेगा। इससे पूरे सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और फर्जी बिलिंग पर रोक लगी है। चलिए अब बात करते हैं विवादों की। अगर GST को लेकर कोई झगड़ा हो तो उसका समाधान कैसे होता है? पहले तो एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी हुआ करती थी। हाँ, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी या NAPA। उसका काम ये देखना था कि GST रेट्स में कटौती का फायदा कंपनियां ग्राहकों को दे रही हैं या नहीं। लेकिन 1 दिसंबर 2022 को इसे खत्म कर दिया गया। अब ये जिम्मेदारी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI को दे दी गई है, जो पहले से ही मार्केट कंपटीशन से जुड़े मामले देखती है। हाँ। और अगर किसी कारोबारी का टैक्स डिपार्टमेंट से ही कोई विवाद हो जाए? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। सालों तक GST में अपील का कोई दूसरा फोरम नहीं था। कारोबारियों को सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ता था, जो कि बहुत महंगा और लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। लेकिन सालों के इंतजार के बाद 2025 में GST एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी GSTATE पूरी तरह से काम करने लगा है। ये ट्रिब्यूनल काम कैसे करता है और इससे क्या फर्क पड़ा है? ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इसकी एक प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है जो खास तौर से प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे जटिल मामलों को देखती है। और राज्यों में? इसके अलावा देश भर में 31 स्टेट बेंचेस बनाई गई हैं ताकि हर राज्य के टैक्स पेयर्स को आसानी से और जल्दी न्याय मिल सके। अब अपीलें भी GSTAT पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जा सकती हैं। तो न्याय व्यवस्था सुलभ और तेज हुई है। हाँ। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? आज की इस चर्चा से साफ है कि GST पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार विकसित होने वाला सिस्टम है। और GST काउंसिल के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच जो एक सहयोगी ढांचा बना है, उसी के वजह से ये GST 2.0 के एक सरल दौर में पहुंच पाया है। बिल्कुल, जहां टैक्स स्लैब्स कम हुए हैं, कंप्लायंस आसान हुई है और छोटे कारोबारियों के लिए नई सहूलियतें आई हैं। बिल्कुल, ये बदलाव दिखाते हैं कि पॉलिसी मेकर्स फीडबैक सुन रहे हैं और सिस्टम को जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाल रहे हैं। सिंप्लिफिकेशन और रैशनलाइजेशन इसके को प्रिंसिपल्स बन गए हैं। ये सफर अभी जारी है। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। जैसा कि हमने बात की, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी GST से बाहर है, लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है। GST काउंसिल के पास इन्हें GST के दायरे में लाने की शक्ति है। हाँ। जरा सोचिए, अगर काउंसिल ये फैसला ले लेती है तो देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, राज्यों के रेवेन्यू और आम आदमी की जेब पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये GST की कहानी का अगला सबसे बड़ा चैप्टर होगा। बिल्कुल।